हेलो एवरीवन, आई एम राहिल काजमी एंड यू आर वाचिंग एस आर लीगल एज। तो हम यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 16 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तक डिस्कस कर दिया है। आज हम समझेंगे चैप्टर 17 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी ने पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट BNSS में जाएं और आपको सारी की सारी वीडियोस, सारे के सारे चैप्टर की वीडियोस जो है वो एक सीक्वेंस में मिलेंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए समझते हैं चैप्टर 17 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, जो सेक्शन 227 से लेकर के 233 तक डील करता है। तो सेक्शन 227 कहती है इशू ऑफ प्रोसेस, और इस चैप्टर का नाम भी इशू ऑफ प्रोसेस है। पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि इशू ऑफ प्रोसेस है क्या, कि जब मैजिस्ट्रेट को ये चीज़ लगती है कि हाँ भाई ये केस बनता है, उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट उस पर या तो समन इशू करता है या फिर वो वारंट इशू करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। तो सेक्शन 227 कहती है इशू ऑफ प्रोसेस, जिसकी सब सेक्शन 1 यही कहती है कि जब मैजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि जब वो कॉग्निजेंस ले रहा होता है और उसे लगता है कि इस केस में सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, तो उस केस में अगर वो केस एक समन केस है तो उसमें वो एक समन इशू करेगा, और अगर वो एक वारंट केस है तो उसमें वो एक वारंट इशू करेगा। इसमें प्रोवाइडेड बताया है कि अगर समन या वारंट जो कोर्ट इशू करती है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जा रहा है, यानी उसको व्हाट्सएप किया जा रहा है या मेल किया जा रहा है इस तरह का, तो वो जो है वो सर्व्ड माना जाएगा, वो भी सफिशिएंट है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि जब तक प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट ना दे दे तब तक कोर्ट जो है प्रोसेस को इशू नहीं करेगी, यानी तब तक कोर्ट समन या वारंट इशू नहीं करेगी। सब सेक्शन 3 कहती है कि जहां पर प्रोसीडिंग्स एक कंप्लेंट पे इनिशिएट की गई हैं। आप लोग ये जानते हैं कि प्रोसीडिंग्स दो तरह से इनिशिएट की जाती हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर या फिर कंप्लेंट के ऊपर। तो सब सेक्शन 3 कहती है कि जहां पर कंप्लेंट पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं तो उसमें जब समन और वारंट जारी किया जाएगा, यानी कोर्ट जब समन या वारंट इशू करेगी तो उसके साथ वो एक कंप्लेंट की कॉपी भी भेजेगी उसके पास। और सब सेक्शन 4 कहती है कि जहां पर किसी लॉ के तहत उस केस के या उस कंप्लेंट की कुछ फ़ी जमा होनी है और अगर वो फ़ी जमा नहीं हुई है तो कोर्ट उसमें प्रोसेस इशू नहीं करेगी, यानी उसमें समन या वारंट इशू नहीं करेगी। और अगर वो जो फ़ी है वो विद इन टाइम सबमिट नहीं की जाती तो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को या उस केस को डिसमिस भी कर सकता है। ये थी सब सेक्शन 4। सब सेक्शन 5 कहती है कि ये जो हमारी सेक्शन है ये बिल्कुल भी सेक्शन 90 के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करती है। अब सेक्शन 90 का प्रोविजन क्या था? सेक्शन 90 का ये प्रोविजन था कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो समन की जगह पर वारंट भी इशू कर सकता है और वारंट की जगह पर समन भी इशू कर सकता है। देन हमारी सेक्शन 228, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। तो जहां पर समन केस में मैजिस्ट्रेट जब समन इशू करता है और अगर उसे सफिशेंट मतलब ग्राउंड लगता है या उसे कुछ रीज़न इस तरह का लगता है तो वो कह सकता है कि आपके पर्सनल अटेंडेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहें तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी अपीयर हो सकते हो, यानी अगर आपका एडवोकेट अपीयर होता है तो आपकी प्रेजेंस मानी जाएगी। और इसका मतलब ये है कि कभी भी किसी भी पर्सन को जब समन केस में पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर अपने एडवोकेट को भेजता है तो उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस की जा सकती है। और सब सेक्शन 2 जो है वो कहती है कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कभी भी उस पर्सन को जिसकी उसने पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस की थी वो अगर चाहे तो उसकी अटेंडेंस को एनफोर्स भी करा सकता है। देन हमारी सेक्शन 229 है स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। अब पहले मैं आपको पेटी ऑफेंसेस का मीनिंग बताता हूँ, सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया है उसे भी।
पेटी ऑफेंसेस मान लीजिए इस तरह के ऑफेंसेस हैं जो बहुत स्मॉल नेचर के हैं या जिनकी पनिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन है, इस तरह के ऑफेंसेस हैं, वो हम सबसेक्शन 2 में भी समझेंगे। सबसेक्शन 1 इसकी कहती है कि जब मैजिस्ट्रेट की ओपिनियन में उसे लगता है कि कोई इस तरह का केस है जो समरीली ट्राई किया जा सकता है, जिस तरह से सेक्शन 283 और 284 में समरी प्रोसीजर बताया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी केस को समरीली ट्राई किया जा सकता है तो मैजिस्ट्रेट उसके लिए समन इशू करता है। अब वो समन में लिखता है कि आप या तो इन पर्सन अपीयर हो जाइए, या तो आप थ्रू एडवोकेट अपीयर हो जाइए, या फिर अगर आप गिल्टी प्लीड करते हैं तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फाइन भेज सकते हैं, इतना फाइन उसके लिए है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो जो फाइन बताया जाएगा वो 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसेक्शन इतनी सी बात कहती है सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 डिफाइन करती है कि पेटी ऑफेंसेस हैं क्या। सबसेक्शन 2 में बताया है कि पेटी ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस हैं कि जिनकी पनिशमेंट यानी जिनकी पनिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन है, और वो फाइन भी 5,000 से ज़्यादा का नहीं है। यानी मान लीजिए अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 6,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, वो पेटी ऑफेंसेस में नहीं आएगा, उसमें स्पेशल समन जो है वो नहीं भेजा जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है। और सबसेक्शन 3 कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है, यानी ये पावर दे सकती है कि जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं अंडर सेक्शन 359 के तहत, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 359 है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो पहले 320 हुआ करती थी सीआरपीसी के अंदर, तो जब वो ऑफेंस कोई कंपाउंडेबल नेचर का है तो मैजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल पावर दे सकती है कि वो अगर चाहे तो सब सेक्शन 1 के हिसाब से उसको कंपाउंड करके उसे वो स्पेशल समन भेज सकती है। अगर वो ऑफेंस जो है पनिशेबल है 3 साल तक का या फिर फाइन का, ऑनली फाइन, और जहाँ पर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अगर फाइन मिल जाने से जो एंड्स ऑफ जस्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगर फाइन देने से जस्टिस हो रहा है तो वो फिर फाइन ही किया जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेक्शन 229। देन हमारी सेक्शन 230, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। और सेक्शन 231 भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ही बात करती है। 230 और 231 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, 230 उस केस की बात करती है जहां पर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट के ऊपर ली गई हैं, और 231 जहां पर कंप्लेंट केस में ली गई हैं, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, हम समझते हैं। 230 में कहा है कि जब प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इनिशिएट की गई हैं तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, विदाउट एनी डिले एक्यूज्ड को वो डॉक्यूमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स की कॉपी देगा। और वो डिले कितना है कि किसी भी केस में वो 14 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब विदाउट एनी डिले तो करना है, आपने बिना देरी किए उसको देने हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में 14 दिन से ज़्यादा का तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्यूज्ड को या विक्टिम को दिए जाएंगे? सबसे पहले जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, जो हमारी सेक्शन 193 में हमने डिस्कस कर दिया है, बीएनएसएस की जो पुलिस रिपोर्ट है उसकी कॉपी दी जाएगी। एफआईआर जो सेक्शन 173 के तहत लगी थी उस एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। और कोई भी विटनेस जिसका स्टेटमेंट पुलिस ने करवाया है अंडर सेक्शन 180, जब पुलिस के पास विटनेस की स्टेटमेंट ली जाती है, बयान लिए जाते हैं, तो वो कॉपी भी जो है एक्यूज्ड को दी जाएगी। और इसमें अगर सेक्शन 193 की सब सेक्शन 7 में जो हमने पढ़ा था कि अगर जब पुलिस कहती है कि ये वाला पार्ट एक्यूज्ड को ना दिया जाए, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको छोड़ करके बाकी जो है वो दिया जाएगा। और फोर्थ वाला है कि अगर किसी ने कन्फेशन किया है मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 183 तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी भी एक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट है कि कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया गया है पुलिस रिपोर्ट के साथ, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी जो है वो एक्यूज्ड पर्सन को देनी पड़ेगी। अब इसका प्रोविजन पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कि अभी जो हमने तीसरे में पढ़ा कि जहां पर वो एक पार्ट एक्सक्लूड करवाया था पुलिस वालों ने
कि ये जो पार्ट है इसको एक्सक्लूड किया जाए, ये एक्यूज्ड को ना दिया जाए, इस पर भी मैजिस्ट्रेट जो है वो कंसीडर करेगा। और इसमें बताया है कि उसको पेरूजल के बाद अगर उसे ये लगता है कि ये जो चीज़ उन्होंने एक्सक्लूड की करवाई थी पुलिस वालों ने, ये एक्यूज को देनी चाहिए, तो फिर वो उसको भी दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस ने इस तरह की कोई बात कही कि ये पार्ट आप उसको ना दें, वो उनके कहने पे नहीं होगा, ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या ये उसको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। समझ में आई बात? ये प्रोविजन पार्ट है इसका। और इसमें फर्दर प्रोवाइडेड है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है जो एक वॉल्यूमिनस नेचर का है, यानी वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, वो उसको देना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में या तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया जाएगा, यानी उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी एक्यूज्ड को, या फिर उसे अलो किया जाएगा सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए कि आप ये चीज़ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपके एडवोकेट इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी कॉपी नहीं ले सकते क्योंकि ये एक वॉल्यूमिनस नेचर की है। फर्दर प्रोवाइडेड है इसमें कि अगर डॉक्यूमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए गए हैं, ये जो भी हमने डॉक्यूमेंट ऊपर पढ़े, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, विटनेस की स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट, सो एंड सो, जो भी, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको दिए गए हैं, यानी पीडीएफ बना करके उसे भेज दिए गए हैं व्हाट्सएप पे या कहीं भी, तो ये माना जाएगा कि उसको डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, यानी इस सेक्शन का कंप्लायंस हो चुका है। ये थी हमारी सेक्शन 230। आई होप समझ आई होगी। अगर कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन हमारी सेक्शन 231, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये वो केस है कि जहां पर कोर्ट जो ट्रायबल जो कर सकती है, उस केस को ट्राई कर सकती है, वो है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, मैजिस्ट्रेट का रोल यहाँ पर क्या है कि केस आया है कंप्लेंट केस पे, यानी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, कंप्लेंट केस है, और ये मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, कि इसमें मैं इसको ट्राई नहीं कर सकता, ये केस जो है सेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मैजिस्ट्रेट का रोल क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को कॉपीज देगा। किसकी कॉपीज देगा? जो भी सेक्शन 223 और 225 में जहां हमने पढ़ा था कि जब कंप्लेंट की जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता है, उसके साथ जो विटनेसेस हैं उनको भी एग्जामिन करता है। तो वो जो एग्जामिनेशन करके जो स्टेटमेंट बनाई है, वो स्टेटमेंट एक्यूज्ड को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर किसी ने कन्फेशन किया है 180 के तहत या 183 के तहत, या कोई ऐसी स्टेटमेंट है 180 या 183 की, तो वो जो है वो कॉपी भी एक्यूज्ड को दी जाएगी। कोई भी और ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर प्रोसिक्यूशन अपने केस को रिलाई करता है, वो डॉक्यूमेंट भी जो है वो एक्यूज्ड पर्सन को दिया जाएगा। प्रोवाइडेड कि अगर वॉल्यूमिनस नेचर का है तो फिर उसको सिर्फ अलो किया जाएगा कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपका एडवोकेट आए वो इसको इंस्पेक्ट करे, तो हम इसमें आपको फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी नहीं दे सकते। फर्दर प्रोवाइडेड कि अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली उसको दिए गए हैं, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि वो ड्यूली फर्निश्ड हैं। ठीक है, ये थी हमारी सेक्शन 231। देन हमारी सेक्शन 232, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय इट। यानी अभी हमने पढ़ा कि जहां पर मैजिस्ट्रेट को ये लगता था कि वो केस पूरा एक्सक्लूसिवली ट्राइएबल बाई किसका है, कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी उस केस को ट्राई करने की पावर किसके पास है, सेशन कोर्ट के पास है, तो मैजिस्ट्रेट ने सिर्फ कॉपीज उसको दी फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉपीज देने के बाद वो क्या करेगा कि अगर वो केस ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, आफ्टर कंप्लाइंग सेक्शन 230 एंड 231, तो 230 और 231 अभी जो हमने पढ़ा कि उसको डॉक्यूमेंट्स दे देगा। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद सब्जेक्ट टू बेल, अगर उसको बेल मिल रही होगी तो वो बेल दे भी सकता है, नहीं मिल रही होगी तो नहीं भी दे सकता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करेगा, उस केस को कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास कि आप इसका ट्रायल जो है वो कीजिए, और वो उस पर्सन को रिमांड में भी भेज सकता है, कस्टडी में। ठीक है, दूसरा, ये पहले में जो बताया है वो कब तक रिमांड में भेजेगा, कस्टडी में, कि जब तक वो केस कोर्ट ऑफ सेशन को पहुंच नहीं जाता, यानी उसको कमिट हो गया, अब उसके बाद सेशन कोर्ट डिसाइड करेगी उसको कस्टडी में रखना है नहीं रखना है। दूसरा ये
कि वो उसको तब तक भी कस्टडी में रख सकती है कि जब तक सेशन कोर्ट उस केस का कंक्लूजन ना निकाले, यानी उसका ट्रायल कंप्लीट ना कर ले, तब तक भी उसको रखा जा सकता है। और तीसरा कि जो भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आर्टिकल अगर सीज हुआ है तो वो भी जो है वो भेजेगी कोर्ट ऑफ सेशन को। अब ये मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि वो जब तक उसको उसका केस ट्रायल होता, कंक्लूजन होता, तब तक रखा ही जाएगा। ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ बेल है, यानी कोर्ट अगर चाहे तो उसको बेल भी ग्रांट कर सकती है, ठीक है। और डी पार्ट है इसका कि नोटिफाई करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। कौन? कोर्ट, मैजिस्ट्रेट, जिसने कमिट किया, वो अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नोटिफाई करेगा कि हाँ भाई हमने इस पर्सन को, इस केस को हमने ट्रायल के लिए कमिट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो आप लिहाजा वहां पर पेश हो जाइए, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोवाइडेड कि ये जो प्रोसीडिंग है इस सेक्शन के अंदर, कौन सी प्रोसीडिंग, कि जब मैजिस्ट्रेट 230 और 231 का जो प्रोविजन है उसको कंप्लाई कर रहा है, यानी उसको डॉक्यूमेंट दे रहा है और उसके बाद वो कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट कर रहा है, ये जो प्रोसीडिंग है ये 90 डेज के अंदर जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। और ये जो है फर्दर एक्सटेंडेबल भी है, यानी 90 डेज के बाद मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है 180 डेज तक। तो यानी 180 दिन तक आपने जो है इसको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा प्रोवाइड करके, सारे प्रोविज़न कंप्लाई करके इसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देना है, कमिट कर देना है और पीपी साहब को भी नोटिफाई कर देना है। फर्दर प्रोवाइडेड है कि कोई भी अगर ऐसी एप्लीकेशन है कि जो एक्यूज्ड ने फाइल की थी या किसी विक्टिम ने फाइल की थी, लेकिन वो केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन था, तो मैजिस्ट्रेट जब केस को कमिट करेगा तो उसके साथ साथ वो उस एप्लीकेशन को भी फॉरवर्ड करेगा किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ये थी हमारी सेक्शन 232, आई होप समझ आई होगी। देन हमारी लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की, चैप्टर 17 की, सेक्शन 233, प्रोसीजर टू बी फॉलोड where there is police investigation case and complaint case in respect of the same offense। अब मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद किसी ने पुलिस में भी एफआईआर करवाई, ठीक है, एफआईआर करवाई, एफआईआर होने में थोड़ा सा डिले हो गया या एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा था या कुछ भी ऐसा मान लीजिए, वो पर्सन चले गए कोर्ट में भी, उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट भी कर दी। अब ऑफेंस एक ही कमिट हुआ है, उसमें एक पुलिस रिपोर्ट भी आ रही है, उसमें एक कंप्लेंट भी आई है, यानी एफआईआर भी कटी है और मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट भी हुई है, तो मैजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा? तो सब सेक्शन 1 कहती है कि जहां पर मैजिस्ट्रेट को ये चीज़ लगती है कि कोई एक ऑफेंस कमिट हुआ है जिसमें कंप्लेंट केस भी हुई है और जिसमें पुलिस रिपोर्ट केस भी हुई है, यानी एफआईआर भी हुई है, तो मैजिस्ट्रेट उसमें क्या करेगा कि जो उसकी अपनी इंक्वायरी होगी कंप्लेंट के ऊपर, उसको वो स्टे कर देगा, उसको वो रोक लगा देगा और वो पुलिस जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसे कॉल करेगा कि आपके पास जो एफआईआर लगी थी उसकी रिपोर्ट बना के, जो सेक्शन 193 में रिपोर्ट सबमिट होती है, वो रिपोर्ट लेकर के आओ, ठीक है। सब सेक्शन 1 में इतनी सी चीज़ है कि अपनी प्रोसीडिंग को वो रोक देगा, यानी जो कंप्लेंट केस था उसको स्टे लगा देगा। सब सेक्शन 2 कहती है कि जब सेक्शन 193 के तहत जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी पुलिस मैजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस के लिए, और मैजिस्ट्रेट अगर उस पे देखेगा कि उस एक्यूज्ड का नाम है पुलिस रिपोर्ट के अंदर, कौन सा एक्यूज, जिसके लिए प्राइवेट कंप्लेंट भी हुई है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर दोनों यानी कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट के दोनों को एक साथ चलाएगा, और वो इस तरह से चलाएगा कि जिस तरह से एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो केस जो है वो चलाया जाता है। अगर वो उस एक्यूज्ड का नाम आ जाता है, यानी अगर सेम जिसके लिए कंप्लेंट आई है वही अगर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन किया और बोला कि हाँ भाई ये एक्यूज्ड है, तो मैजिस्ट्रेट फिर उस पर ही चलाएगा। और सब सेक्शन 3 कहती है कि जब अगर पुलिस रिपोर्ट आती है तो उस पर्सन का नाम ही नहीं है कि जिसके लिए कंप्लेंट हुई है, ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम ही नहीं है, या फिर पुलिस रिपोर्ट इस तरह से आती है कि कुछ खास इसमें हमें मिला नहीं जी, कोई ऑफेंस नहीं हुआ इस तरह का, तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपनी प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करेगा जिसको उसने पहले स्टे कर दिया था, उसमें वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाएगा, इंक्वायरी करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाता है, ठीक है। जहाँ पर दोनों केस आ जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट पहले अपनी चीज़ रोक देगा और पुलिस वालों को बोलेगा भैया लेके आओ,
अगर वो लेके आता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये इंक्वायरी, इसने इन्वेस्टिगेशन ढंग से की है, उस पर्सन का भी नाम आ जाता है, तो वो उसी पे करेगा। अगर उसमें वो नहीं करता, उस पर्सन का नाम ही नहीं आता है या कुछ गड़बड़ लगती है, तो मैजिस्ट्रेट फिर क्या करेगा, इसको रोक देगा और अपनी वाली को शुरू कर लेगा जिसको उसने पहले स्टे करके रखा था। ये था हमारा चैप्टर 17 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इशू ऑफ प्रोसेस, सेक्शन 227 से लेकर के 223 तक, सॉरी 233 तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और अगर कुछ भी और आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए, और कमेंट्स करते रहा कीजिए, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ती है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यही एक सोर्स है हमारी मोटिवेशन का। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।